भाई भाई हंसते हुए तो जमाना। एक सेकंड सर, एक सेकंड आप सारे आदरणीय हो, आप खाओ, फोटो भी लग रही है, वीडियो। एक मिनट। सर, अग्रसेन भवन में आज भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, बड़ा खुशी के साथ मनाया गया। और सबसे मेन इसमें ये बात देखने की आई कि जो युवा पीढ़ी है वो इससे बहुत कुछ सीख सकती है। सर, आपने इस तरह का जो कार्यक्रम करा के जो है एक लोगों के दिलों में जो अपनी जगह बनाई है, काफ़ी लंबे समय से लोग इस दिन का इंतजार भी कर रहे थे, कब यह दिन आएगा और कब जो है इस तरह की जो बातें हैं वो युवाओं तक पहुंचेगी। सबसे पहले मैं हरियाणा चमन के सभी सब्सक्राइबर का सबको नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 25 जून है, ये भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में एक डार्क डे के नाम से, ब्लैक डे के नाम से, काले दिवस के नाम से मनाया जाता है। क्योंकि अगर हम अतीत की बात करें, वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी ने भारत के लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटने का काम किया था। तब हमारे देश के विभिन्न संगठनों द्वारा, विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, क्योंकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, एक जनसंघ के नाम से हमारा राजनीतिक संगठन था, जिसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू देवीदास जी, डॉक्टर साहब आत्म प्रकाश जी, राम सिंह डोडा जी, उनके साथ बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने, ललित बत्रा जी उस टाइम कम आयु में, वो भी उनके साथ थे। इन सब लोगों ने एक संयुक्त रूप से सोनीपत में इस अभियान को छेड़ा था। और आप लोगों के समक्ष है, जब एक जनता की आवाज़ होती है, उसके आगे तो भगवान को भी जनता की आवाज़ की बात माननी पड़ती है। तो ये तो एक सरकार थी, उसको जनता की आवाज़ का आगे झुकना ही पड़ा। तो ये जो 25 जून है, ये नित्य कई वर्षों से बनाया जा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि जो इस साल का 25 जून है, जो एक काला दिवस जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में मनाती है, इसमें सोनीपत जिले की जो एक बतौर संयोजक की जिम्मेदारी मेरे को दी गई। और मेरे पास 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं का फ़ोन आया कि भाई मैंने इस कार्यक्रम को करवाना है बतौर संयोजक। कि मेरी माता जी उस समय अस्पताल में भी एडमिट थी, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा था, इसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और कार्यकर्ताओं के सहयोग से मेरा तो खाली एक कह लो कि हम मैंने मैसेज कन्वे करा, कोऑर्डिनेट करा है, बाकी मेहनत तो कार्यकर्ताओं ने करी है। और कार्यकर्ताओं में अपने आप में एक ऊर्जा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में अभी जो चुनाव हुए, और अगर हम उसकी तुलना बाकी लोकसभाओं से करें, पूरे भारतवर्ष से करें, इस लोकसभा क्षेत्र में हमारी कुल मिलाकर के 20,000 वोटों की हार हुई। और सोनीपत विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 36,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनीपत विधानसभा से जीत रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के जो लोग हैं, उनके जहन में भारतीय जनता पार्टी वास करती है। लोग अभी तक उस काले अध्याय को, उस डार्क फेस को भूले नहीं। इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो भारत के इतिहास में हमेशा डार्क फेस का काम करेगी। जब भी एक क्रूरता की बात होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का जो दौर था, उससे भी बुरा काम उस इमरजेंसी के समय हुआ था। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि उस काले दौर को हमेशा ध्यान में रखना है, भविष्य में ऐसा कभी ना हो। अपने सामाजिक और राजनीतिक फैसले वो सब बातें ध्यान में रख के करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला से आए हुए सभी मेरे साथीगण, आज का जो विषय रखा गया है, उस विषय को इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में किस लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पीछे के इतिहास में किस प्रकार से जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन का जो अमूल्य योगदान दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस दौर में खड़ी है, उसके नींव के पत्थर के रूप में जो कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं उनका आपातकाल
साथियों के लिए चाहता हूं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। किस प्रकार से उन्नीस 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उसके बाद 1952 के अंदर जब उन्होंने ये देखा कि राजनीतिक पार्टी का भी जो है होना बड़ा जरूरी है, तो 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके महामंत्री बने। जब जनसंघ का दौर चलने लगा तो उस दौर के अंदर 1975 के चुनाव के अंदर जो है इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। कांग्रेस का समय था, कांग्रेस का राज था। यानी किस प्रकार से 1975 आते आते कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। इंदिरा को लगा कि मेरे अतिरिक्त तो कोई भी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। उसने देश के अंदर उस चुनाव को जो है जब कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया तो उसे हारते हुए देख करके उसने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया। यानी जिस प्रकार से आपातकाल लगाया उसी रात जितने भी देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। खाली उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया, जितने भी पत्र निकलते थे, समाचार पत्र जितने भी निकलते थे, रातों रात उसको बैन कर दिया गया ताकि वो समाचार जो है लोगों तक ना पहुंच सके। तो जब ये कार्रवाई हुई तो देश एकदम देख करके जब सुबह उठा तो बड़ा सत्य हो गया कि ये देश के अंदर इस प्रकार की कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी कि सभी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। इतना होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो हमारे प्रमुख अधिकारी थे उनको भी सबको जेल में डाल दिया गया। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया, जो हमारे कार्यकर्ता अधिकारी पीछे रह गए थे उन्होंने तय किया कि देश के अंदर जो है जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। इस प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा कि जिससे इंदिरा गांधी की चूल्हे हिल जाए, कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिल जाए। और उन्होंने ये काम किया, यानी सत्याग्रह करने का एक निर्णय किया पूरे देश के अंदर और हर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया कि सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए, पता लगना चाहिए कि तय करा हुआ। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर आसीन सोनीपत जिला के जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दोरबा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जसवीर दोरबा जी भी जो आज मौके पर मौजूद हुए। जी सर, यहाँ जो है आपातकाल स्थिति में जो है जिन लोगों को अभी जो है सम्मान किया गया है इसके बारे में देखिए, जो ये 25 जून का दिन है ये हमारे देश के महान लोकतंत्र पर एक काला दम था। और जो उस टाइम के हमारे जो सेनानी थे वो उस टाइम जेल में गए थे इमरजेंसी में 21 महीने। आज उनका हमने सम्मान समारोह रखा। ये 21 हमारे सेनानी थे जो इनके हमने मान सम्मान किया है। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है कि जो उस टाइम इमरजेंसी के टाइम जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो व्यक्ति उस युद्ध में कूदे थे उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम किया गया। और भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम जिनसे समाज में संदेश जाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया। सम्मानित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा अमरनाथ छाबड़ा जी से केवल मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा सुरेश बजाज जी से केवल मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा अशोक तिवारी जी से जो कि सेक्रेटरी और मैं निवेदन करूंगा
सुरेश बजाज जी से मेरा मंच पर है। मैं निवेदन करूंगा कृष्ण मित्रा जी से, मैं निवेदन करूंगा सुरेश जोगेटा जी से, मैं निवेदन करूंगा रमेश अग्रवाल जी से, मैं निवेदन करूंगा अशोक जैन जी से, मैं निवेदन करूंगा सुरेश गोयल जी से, मैं निवेदन करूंगा सुनील जी कौशल जी से, मैं निवेदन करूंगा राजेश चौधरी जी से, स्वर्गीय डॉक्टर साहब काजी के पुत्र राजेश चौधरी जी, मैं निवेदन करूंगा सतीश कुमारी जी से, मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट रणवीर जी से, मैं निवेदन करूंगा चंद्रभान एडवोकेट जी से, मैं निवेदन करूंगा जी से, मैं निवेदन करूंगा महिलाओं जी से कि मैं शाल का खोलकर ललित बत्रा जी का स्वागत करेंगे। मैं महिलाओं जी से निवेदन करूंगा शाल ओढ़कर ललित बत्रा जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब रमेश बत्रा जी से, मैं निवेदन करूंगा अपने श्याम जी से मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा आनंद सिंह जी से, मैं निवेदन करूंगा रविंद्र जी से, टाइम नोटिस में मैं निवेदन करूंगा रवि गांधी जी से, जो कि लोक शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष है, रवि गांधी जी से, और हमारे जिला अध्यक्ष जसवीर गोलवा जी शाल प्रेषित करके रवि गांधी जी को, जो कि इनके पिताजी प्राणनाथ गांधी जी, मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट जयपाल माछी जी से, ललित बत्रा जी को साथ देकर के सम्मानित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आज इस प्रांगण में उपस्थित वो सभी महान विभाग जिन्होंने आपातकाल के इस दौर के अंदर सत्याग्रही बनकर इस देश के अंदर जो दमन करने वाली आवाज के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर जो यहाँ पर उपस्थित हमारे सत्याग्रही हैं उन सभी का सम्मान करें और नमन करें ऐसी सभी हस्तियों को जो आज हमारे बीच में रही हैं, लेकिन जिन्होंने अपने वजूद के साथ भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। साथियों, आज का ये जो दिन 25 जून का दिन और आज 50वां वर्ष शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन आधी रात को 12 बजने से कुछ क्षण पहले उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की। काले अध्याय को, काला दिवस को के रूप में मनाने के लिए उपस्थित उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए उस समय जो है जेल जाना स्वीकार किया। और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारा सम्मानित मंच और सभी जो है जनता के योग बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज ये हम काला दिवस
क्यों मना रहे हैं ये सब जानते हैं। शब्दों में उस समय के जो भाव है वातावरण था उसको शब्दों में व्यक्त नहीं करेंगे। कभी कांग्रेस ने इस देश के ऊपर क्या कदम उठाए, हमारे एक बच्चों को, हमारे साथियों को, नौजवानों को, सबको जेल के अंदर ढोल देना जबरदस्ती। गांव के अंदर कोई लाइट नहीं होती थी, इनकी जीप चलती थी, गांव में डंडे मारते थे। अब मैं उस समाज साथ का था और आपके सामने सारी चीजें हुई है। पूरा जो षड्यंत्र चलाई कांग्रेस का जेपी आंदोलन तक पूरे 21 महीने आंदोलन चला। एक कांग्रेस वाले जब हमारी सरकार आई ये बोले भाई अब तो हमने वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। इन्होंने भारत माता की जय बोलने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता था भाई भारत माता की जय क्यों बोले। लगी होगी कभी इमरजेंसी, गए होंगे लाखों लोग अंदर, जेल भरी गई होगी, किताबों की बातें हैं, कौन याद करता है। अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं इतिहास उनको भी भूल जाता है। कभी इतिहास को मत भूलिए, कभी भी, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, हमें उनसे सीखना है। मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में 1974 में हुआ था और वो महीना था सितंबर अक्टूबर और जून में लग गई इमरजेंसी। मुझे हर चीज अच्छी तरह याद है। बहुत सारे लोग हमारे मित्र अंदर चले गए, कईयों को पकड़ने के लिए रोज पुलिस जो है चक्कर लगाती थी। हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, वहां भी आके पूछताछ होती थी नहीं शाखा पे जाने वाले कौन है। उन दिनों में आरएसएस की शाखा पे, डॉक्टरों की जो शाखा थी वहां पे बहुत ही ज्यादा सशक्त और स्ट्रॉन्ग थी। लगभग 100 डॉक्टर ऐसे थे, 100 विद्यार्थी ऐसे थे जो घूम फिर के शाखा में आते जाते रहते थे। मैं भी उनमें से एक था। हमारी भी पूछताछ शुरू हुई मगर हमें उन्होंने पकड़ा नहीं। संगठन चलता रहे तो इसलिए हमारे जो प्रचारक लोग होते थे रोहतक से 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हमारे सूचना आती थी इस संडे को रात दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे उस गांव में पहुंचना है। तो हम लोग अपनी गाड़ियां नहीं होती थी उन दिनों में, स्कूटर मांगते थे अपने यारों दोस्तों के उधार, वहां पहुंचते थे। दूर दराज किसी इलाके में जाके किसी कोठरी में मीटिंग होती थी। इस समय देश में ये चल रहा है क्योंकि अखबार, रेडियो ये सब तो बंद थे। रेडियो तो खैर हमारे पास होता नहीं था, इतने पैसे भी नहीं थे उन दिनों में, अखबार पढ़ा करते थे। तो ये वहां जाके दूर दराज में छुप छुप के मीटिंग होती थी कि देश में इस समय ये हो रहा है और हमारी आगे की ये प्लानिंग है। प्लानिंग बन रही कि मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सक डॉक्टर जो है एमबीबीएस कर रहे हैं वो लोग सत्याग्रह करेंगे। 10-10 व्यक्तियों के बैच बने। पहला बैच जिस दिन हुआ वो डीसी ऑफिस में, जो डीसी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स था जहां बहुत भीड़ भाड़ होती थी, कोर्ट्स वगैरह होते थे, ये फैसला हुआ कि वहां पे जाके और सत्याग्रह करेंगे। कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर जगह से शुरू होंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे वही नारे बोलते हुए और उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से सब लोग निकलेंगे और बाकी के जो लोग होंगे वो बाहर खड़े रहेंगे। तो मेरा नंबर तो तीसरे चौथे बैच में था, मैं बाहर खड़ा था। जैसे ही शुरू हुआ वो हमारे सामने से निकले, वो नारे लगा रहे थे भारत माता की जय। लोग तो बोलते नहीं थे भारत माता की जय बोलना मेरे साथ काम नहीं था, वंदे मातरम बोलना साथ काम नहीं था। वो जैसे ही बैच के हमारे बंदे, हमारे क्लास फेलो हमारे सामने से निकले, उन्हें जोर से कहा भारत माता की। मैंने भी हाथ उठा जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा कहना था वो पुलिस वाले जो थे मुझे पकड़ गए, चल भाई अंदर पुलिस वाले जेल हो गई। जेल में जैसे रहते हैं हम सबको पता ही है कैसी रोहतक जेल थी। वो बड़े बड़े लीडर भी वहां थे, शाम को रोज वहां पे देशभक्ति के गाने गाना, डॉक्टर अशोक मल्ला के गाने साहब होते थे। वहां पे लघु नाटिकाएं लिखना और उनको करना, छोटी छोटी लघु नाटिकाएं उनको लिखा जाता था पहले, फिर उनके
इकट्ठे किए जाते थे कि ये पाठ था, ये भगत सिंह होगा, ये मुझे करूंगा, पुलिस उठा के वहां पे शाम को सब लोगों को जागृत रखने के लिए वो नाटक करते। चांस की बात थी, इस चक्कर में फर्स्ट क्रॉस के एग्जामिनेशन आ गए मेरे पहले साल के फाइनल टेस्ट, और भाई साहब तो जेल में थे, अब कैसे छूटेंगे। एप्लीकेशन लगाई गई कि इस बच्चे को एग्जाम देने के लिए पैरोल दे दी जाए। आपातकाल घोषित करने के दिन को मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ और जनता पार्टी का जन्म कब हुआ, आप सब ध्यान करें। जब हम लोग जेलों में आंदोलन करके जा रहे थे, उस समय जनसंघ का चिन्ह था दीपक, और हम गलियों में दौड़ते हुए नारे लगाते थे, बैलों की टांगें टूट गई, जनसंघ की बारी आ गई, दीपक की बारी आ गई। एक ऐसे दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसका हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उस समय छोटी थी, लेकिन हमारे माता पिताजी इसके बारे में हमें बताते थे कि उस समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, लोग बहुत परेशान हुए, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और जो सामान्य मनुष्य था उसकी हालत जानवरों की तरह हो गई थी। ना लाइट थी, ना पानी था, ना कोई व्यवस्था थी। तो आज मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमें ऐसे काले दिन को याद रखना चाहिए और इसका हमें विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे दो साथी राजेंद्र सिंह दहिया और जयपाल माछरी और अशोक, ये मुझे मिले, और मैं ये जानने आया था कि जो हमारी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि सम्मानित करना है जो लोग उस समय जेल में थे, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया है, इसलिए मैं जो बाकी वक्ताओं ने बातें की उससे थोड़ा सा हट के बात करना चाहता हूँ। ललित जी भी उस समय सबसे कम उम्र के, हरियाणा में सबसे कम उम्र के सत्याग्रहियों में ऐसे भाई ललित बत्रा जी, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष महेंद्र मोहर जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई तरुण जी, आज हम यहाँ पे ये इमरजेंसी का जो ये काला दिन, उसको याद करने के लिए उस समय जब ये इमरजेंसी लगी थी, किन परिस्थितियों में लगी थी, कैसे लगी थी, और उसका क्या क्या असर इस समाज के ऊपर पड़ा था, उसको याद करने के लिए, और उस इमरजेंसी, उस काला संस्मरण याद आते हैं, संस्मरणों के साथ। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया कि आज का ये आपातकाल का ये कार्यक्रम काले दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, और हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों में मनाया गया, कहीं सुबह मनाया गया, कहीं शाम को, और मैं भी इसमें बतौर संयोजक के नाते मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई थी। तो ये जो दिवस, काला दिवस आपातकाल की याद में मनाया गया, साथियों के जैसे राजीव जैन जी ने बताया कि पुरानी बुराई की ऐसी यादें जो हमारे संविधान की तरफ उंगली करती थी और संविधान का हनन करती थी, ऐसी बुराइयों को याद करना और ऐसी अच्छाई जो भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त का जनसंघ, आज का आरएसएस, हमारे इन हमारे उन सत्याग्रहियों ने, उन सेनानियों ने जो हमारी लड़ाइयां लड़ी,
उनको नमन करने के लिए और एक आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए अच्छे दिन भी याद किए जाते हैं और वो बुरे दिन भी याद किए जाते हैं कि जैसे आज का ये काला अध्याय का दिन, और हम अच्छे दिन भी याद करते हैं कि जैसे श्री रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या में लंका को जीत करके आए थे, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इस जून का दिन है, एक तो उस धब्बे को हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखे, और जो आज हमारे बीच में अशोक निर्माणी जी बैठे हैं, राजेंद्र दैया जी बैठे हैं, पवन अरोड़ा जी बैठे हैं, रवि गांधी जी बैठे हैं, सुरेश बजाज जी, कृष्ण बत्रा जी, सुरेश डुडेरा जी, रमेश अग्रवाल जी, अशोक जैन जी, सुरेश गोयल जी, सुनील कौशल जी, राजेश चौधरी जी, सतीश जी, एडवोकेट बलजीत सिंह जी, तिलक राज जी, ललित बत्रा जी, डॉक्टर रमेश बत्रा जी, पुरातर सिंह जी। ये आज का कार्यक्रम उनके सम्मान का भी है, और उन्होंने जो बलिदान भी दिया है, बलिदान है कि उस टाइम जो इमरजेंसी की सरकार थी, रात को 25 जून को जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनको उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आदेश दिया कि आज रात से ये इमरजेंसी लागू हो, और ये इमरजेंसी की अवधि भी 20 महीने रही, जो आप लोगों ने देश को बचाने के लिए, और देश जो आज इस दिशा में है, आप लोगों का बहुत योगदान है, क्योंकि हम आपको याद करते हो, और आप जो आज यहाँ बैठे हैं आपको सम्मानित करने का यह दिन है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस विभिन्न परिस्थितियों में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे संगठन के लिए काम किया, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त हम अपने बड़ों से सुनते हैं, हमारे कई साथी हमारे मध्य उपस्थित है, मैं एक एक करके मैं अपने साथियों का नाम लूंगा, और मेरा निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको सम्मानित करेगा एक मोमेंटों के द्वारा, एक साल के द्वारा। जेल से रहते रहते एग्जाम दिया और एग्जाम में पास भी हो गए, पूरा समय